जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम ये देखेंगे कैसे क्यों क्या है रीज़न जो इंडिया और नेपाल के बीच में कि नेपाल में इतनी ज़्यादा क्राइसिस आ चुकी है और ऐसी क्राइसिस आ चुकी है जो सिर्फ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में नहीं देखने को मिल रही, वो अक्रॉस सोशल स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम और पूरा का पूरा जो उनका प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, नेपाल की जनता आज सड़कों पर है और हमने सबने देखा है कि क्यों वहाँ पर जेंजी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वो जहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी वहाँ से देश छोड़ के उनको जाना पड़ा और खबरें जो न्यूज़ में आ रही कि वो हो सकता है कि वो दुबई में हो और अपने मेडिकल कंडीशंस का रीज़न लेके। बट अब आज चरम सीमा तक बात इस बात तक पहुँच चुकी है कि क्या नेपाल का जो इंडिया का रिश्ता है क्या वो भी अब एक पॉइंट ऑफ क्राइसिस पे है या यहाँ से कुछ पॉइंट ऑफ स्टेबलाइजेशन देखने को हमें मिलता है। दोस्तों हम लोग इसमें चर्चा करेंगे क्यों आज नेपाल की जो हालात हैं वो क्यों आज ऐसे ही हैं। तो नेपाल की जनता में जो है वो आज सबसे ज़्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन है, उनको गुस्सा है। नेपाल की जनता को यह लगता है कि उनको वो ठगा हुआ है, वो ठगा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। उनको कुछ भी करके उनको अपनी मोनार्की को वापस लेना है, जो किंग ज्ञानेंद्र शाह का जो टाइम था उनको वो वापस चाहिए। तो दोस्तों हम लोग को ये देखना है कि वहाँ पर ऐसे हालात ही क्यों बने, क्यों नेपाल की जो यूथ है जिसको हम लोग जेंजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों उनको लगता है कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज आप मानोगे नहीं कि नेपाल की जो यूथ है वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इतनी ज़्यादा वो क्रिटिसाइज कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट को कि अब वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुँच चुका है। इन्फ्लेशन, महंगाई दर मैक्सिमम लेवल पे पहुँच चुकी है। उसके साथ साथ नेपाल की जनता को आज एक आइडेंटिटी क्राइसिस है जो कि पहले कभी नहीं हुआ करता था। उसके साथ साथ आप ये देखो कि नेपाल की जो जनता है आज भी वो एक्सोडस माइग्रेट करती जा रही है। जब नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और ये बोला गया था कि हम मोनार्किकल यानी कि जो राजतंत्र है उसको अब हटाकर हम लोग अब एक लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं, तो ये बताया गया था कि नेपाल के अच्छे दिन आने वाले हैं और नेपाल में अब जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अच्छी होगी, करप्शन कम होगा और नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और जितना भी क्विड प्रो क्यो या क्रॉनिक कैपिटलिज्म है ये सब कम होगा। बट ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट ये तक कहा गया था कि वहाँ पर नेपाल में जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हम लोग इस स्तर तक ले जाएंगे जिससे कि नेपाल की जनता को लगेगा कि दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। बट आज जब हम 2008 से 2015 के बीच में जब ये ट्रांजिशन हुआ और आज 2025 में बैठे, तो आज हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या नेपाल ने खोया है इन 10 सालों में और क्या आने वाला जो नेपाल का जो रोड मैप है 10 सालों में वो कैसा होगा। तो आज नेपाल की जनता सड़कों पे एक सरकार को नहीं हटा रही है, वो अपने यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के लिए सड़कों पर है, क्योंकि उनकी बातों को सुना नहीं गया, उनकी बातों को दबाया गया। ये प्रोटेस्ट दोस्तों सिर्फ इस बात पे नहीं है कि सोशल मीडिया बैन कर दिया गया, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम। ये प्रोटेस्ट इस बात का है कि उनकी बातों को दबाया गया, उनकी बातों को इग्नोर किया गया। उसके साथ दोस्तों आप ये देखो जो नेपाल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो वहाँ की गवर्नेंस है, उसमें अमूमन हमने ये देखा है कि 3 टाइप की सरकारें रही हैं। जैसे एक नेपाली कांग्रेस जो कि हमेशा काफ़ी टाइम सत्ता में रही, उसके साथ एक यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो रही और माओइस्ट पार्टी रही। तो माओइस्ट पार्टी, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और नेपाली कांग्रेस, इन तीनों गवर्नमेंट ने, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर नेपाल को गवर्न किया है। यूँ कह लो कि नेपाल में करप्शन की जड़ भी इन्हीं लोग ने बोई है। जब सन 2008 का टाइम होता है, जब वहाँ के राजा ज्ञानेंद्र शाह को हटाया जाता है और कहा जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे नेपाल के राजा ने अपनी विलिंग्स ने, अब उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ की जनता चाह रही है तो मैं ये डिसीजन अपना बना लेता हूँ बिना किसी प्रोटेस्ट के, अगर ये डिसीजन नेपाल के हित में है। और उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया और हट गए और उनको ये बोल के हटाया गया था कि वो मोनार्किकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, एक तरह से सिंबॉलिक। बट जब 2015 का टाइम आया तो हमने ये भी देखा कि जो नेपाल के राजा थे उनसे वो भी जो एक एडहॉक पावर थी वो भी छीन ली गई थी। और इसका जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो जाता है नेपाली कांग्रेस को, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट को और माओइस्ट पार्टी को। आप दोस्तों ये देखो कि तीनों पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर किसी का इन्फ्लुएंस रहा है तो वो प्रो चाइना जो कम्युनिस्ट पॉलिसी है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है माओ की, उसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। और यही नहीं, चाइना ने तो हमेशा से नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस और अपना युआन डिप्लोमेसी के जरिए चाइना को एक हमेशा अपना एक नैरेटिव सेट करने के लिए एक टूल किट की तरह इस्तेमाल किया है कोई भी एंटी इंडिया ऑपरेशंस होने के लिए। उसके साथ जो नेपाल के लोग थे उनको ये बात पता चल गई थी कि ये जो नेपाली जो गवर्नमेंट है वो चाइना के एजेंडा पे काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ चाइना के एजेंडा को फुलफिल करने के लिए काम कर रही है और उनको ठगा हुआ फील हो रहा था।
नेपाल दोस्तों एक सनातनी देश रहा है और आज से नहीं हमेशा से रहा है। और जब ये सनातनी देश ये देखता है कि कैसे वहाँ पे जो बुद्धिज़्म आया, वहाँ पे कैसे एक हिंदू राष्ट्र जिसे हम लोग कहते थे वो भी था, कैसे वो सब हटते हटते आज वहाँ के लोगों को एक आइडेंटिटी की क्राइसिस हो चुकी है, उनको एक पहचान पर संकट आ चुका है। और ये सिर्फ हुआ है डेमोक्रेसी के नाम पे, कि डेमोक्रेसी इम्पोज करी गई है एक वो कल्चर के नाम पे। दोस्तों आप यकीन मानो, इस सेम यूएस ने यही किया था जब उन्होंने वेस्ट एशिया में अरब स्प्रिंग किया था, जो कि स्टार्ट ट्यूनीशिया से हुआ था और एंड हुआ था सीरिया में। जब किसी भी देश में डेमोक्रेसी को इम्पोज किया जाता है, साइडलाइनिंग द वॉइस ऑफ मासेस, और मासेस का जो नरेटिव होता है उसको एक चेंज किया जाता है माइक्रो लेवल पे, तब जाके सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। उसके साथ साथ दोस्तों जब हम ये देखते हैं कि इस कंटेक्स्ट में जो कि वहाँ की मोनार्की थी किंग ज्ञानेश शाह की, तो सन 2006 से 2008 में जब वहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा था, तो उन्होंने तो ट्रांजिशन में पूरा का पूरा अपनी सहमति बनाई और वो वहाँ से हट गए। लेकिन जब वहाँ की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में जब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं केपी शर्मा ओली और श्री बहादुर और जो इनके थे प्रचंडा, तो तीनों ने, जो प्रचंडा हैं, ओली हैं, देबुआ, इन तीनों ने मिलके बारी बारी से, आप ये कह लो एक म्यूजिकल चेयर होता है कि रोटेशन से, कि हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर दूसरा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर तीसरा आएगा, और तीनों मिल के वहाँ पर करप्शन करेंगे, नेपोटिज्म रखेंगे, फेवरेटिज्म और एक अपनी लॉबी बना के रखेंगे। और इनफैक्ट यहाँ तक आप मानोगे कि क्रॉनी कैपिटलिज्म इस हद तक था कि वहाँ के जो बिजनेस ऑपरेटर्स थे वो भी ये बात जानते थे कि अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है तो आपको कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नेपाल में नहीं मिलती है। और यही एक रीज़न था जो वहाँ के लोग थे सबसे ज़्यादा माइग्रेट करके गए हैं वहाँ से। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप एक चीज़ देखो कि नेपाल की डेमोक्रेसी में सबसे बैड डे तब आया जब नेपाल के एक अच्छे ब्यूरोक्रेट थे जिनका नाम था कुलमन गिसिंग, और कुलमन गिसिंग वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, और उन्होंने वहाँ की गवर्नेंस को इतना अच्छा किया, उन्होंने वहाँ के जो नेपाल की पॉपुलेशन की डिमांड को इतना अच्छा समझा, और ये भी समझा कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या चेंज करें कि हमारी जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर हो वो भी कम हो, गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़े, साथ ही साथ लोगों को भी प्रॉब्लम समस्या ना हो। उन्होंने नेपाल में जो लोड शेडिंग की प्रॉब्लम थी उस पर बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी हद तक उन्हें सक्सेस भी दिलाई नेपाल को। लेकिन आपको पता है कि जब एक सरकार नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और करप्शन पे काम करती है तो कभी भी जो भी नियुक्ति होती है ब्यूरोक्रेसी में वो कभी भी मेरिटोरियस नहीं होने देती है। और यही हुआ कुलमन गिसिंग के साथ, उनको उनकी नियुक्ति को ही चैलेंज करके उनको हटा दिया गया, और ये जो सरकार थी इतनी चापलूसों वाली सरकार कहलाई गई कि कुलमन गिसिंग को भी वहाँ से हटा दिया गया, और जो सेम प्रॉब्लम थी, जो करप्शन की एक साइकिल में रेकरिंग थी, वो चलती आ रही थी। और ये जो कुलमन गिसिंग को हटाने का काम था, ये भी एक स्पार्क की तरह काम किया, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ पर जो नियुक्तियाँ हो रही है अब ये मेरिट के आधार पे नहीं हो रही है, ये इस आधार पे हो रही है कि कौन गवर्नमेंट के कितना करीब है। उसके साथ साथ नेपाल के जो राजा थे उनको भी समर्थन धीरे धीरे दोस्तों प्राप्त होता जा रहा था। अब जैसे आप मानो कि जो नेपाल के लोग थे, जिसमें एक फेमस थे दुर्गा प्रसाई, और जिन्हों का जॉइंट पीपल्स मूवमेंट था, एक थे जगमन गुरु, ये दोनों ग्राउंड लेवल पे काफ़ी काम कर रहे थे। तो इनफैक्ट ये लोग ग्राउंड लेवल पे लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे कि कैसे नेपाल की सरकार मिलजुल के लोगों को वहाँ पे ठग रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती चली जा रही है उनकी डेली लाइफ में। यहाँ तक हो चुका था कि जो जॉइंट पीपल्स मूवमेंट दुर्गा प्रसाई और जगमन गुरु काम कर रहे थे, इनको राजा का भी सपोर्ट था और राजा भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, और ये लोग भी राजा को चाह रहे थे मोनार्की में कि मोनार्की वापस आए। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस प्रोटेस्ट में ये ज़रूर देखते हैं कि इन दोनों लोगों का एक एक्टिव रोल था। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कैसे नेपाल की जो एक पॉलिसी थी, जो कि हमेशा हम लोग डेमोक्रेसी में देखते हैं कि एक्सेसिव स्टेट इंटरवेंशन, और कोई भी स्टेट एक्सेसिव स्टेट इंटरवेंशन करता है या तो आर्मी या पुलिस को यूज़ करके, और सेम नेपाल में भी हुआ। जब नेपाल में सोशल मीडिया बैन हुआ तो उसके बाद एक स्पार्क या प्रोटेस्ट आया जिसमें आर्मी या पुलिस को ऑर्डर्स दिए गए कि वो एक्शंस लें, और उसी एक्शन में कई 14 से 19 लोगों की जानें गई और 300-400 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जो कि एक वायलेंट मूवमेंट की तरफ बढ़ता चला गया। अच्छा, नेपाल की गवर्नमेंट को ये ऑर्डर इसलिए भी देना पड़ा क्योंकि नेपाल की ऑर्डर भी गवर्नमेंट मजबूर थी। रीज़न ये था कि जब नेपाल की गवर्नमेंट को ये पता था कि उनके आगे जो भी टूरिज्म है, जो भी उनकी काठमांडू में जो होटल्स हैं और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, वो काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पे चल रही है, जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और जो हमारे व्हाट्सएप हैं, इन सब पे। और कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा जो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी वो थी मेटा। और नेपाल की गवर्नमेंट को लगा, और इनफैक्ट किसी भी देश की गवर्नमेंट को ये लग सकता है कि जब एक सोशल मीडिया उस देश की एंटी रेटोरिक, मतलब ऐसी पॉलिसीज या ऐसे नैरेटिव सेट करने को यूज़ किया जाए, तो उस देश की गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकती है टू रेगुलेट सच कंटेंट, कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर हेट्रेड हो या कम्युनल क्लैशेस हो या वायलेंटिज्म हो।
और इसी को कंट्रोल करने के लिए नेपाल की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद बोला कि कहीं ना कहीं जो भी हमारे यहाँ सोशल मीडिया रेगुलेशंस हैं उसके तहत 30 डेज में एक ग्रीवांस रिट्रेसल ऑफिसर, GRO जिसे कहते हैं, कि शिकायत निवारण के लिए एक अफसर की तैनाती की करी जाए। और आप सबको पता है कि मेटा जो है वो किस देश का है, US। और पिछले ही वीडियो में दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा होगा आप देखिएगा, मैंने बताया था कि कैसे एक डीप स्टेट इन्वॉल्व होता है किसी भी डेमोक्रेसी को सबवर्स करने के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी को सबवर्स के साथ साथ वहाँ पे एक ऐसी मेंटालिटी क्रिएट कर देना कि लोगों को लगे कि ये हमारे एक्चुअल में लीडर्स हैं ही नहीं। उसके साथ साथ US एड, फोर्ड फाउंडेशन और बाकी बहुत सारी ऐसी एजेंसीज रही जिन्होंने समय समय पर यूज़ किया है ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म, जिस पर हम कह सकते हैं कि उनका डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन ज़रूर रहा है वहाँ की गवर्नमेंट के लिए। उसके साथ साथ आप ये भी देखो कि जब ये सब चीज़ें माहौल बन रहा था तो चाइना ने कभी भी आके पब्लिक मीडिया में ये नहीं अपनी गैर सहमति अपनी जाहिर नहीं करी। इनफैक्ट चाइना की जो मीडिया थी वो देर चोज टू रिमेन साइलेंट, वो शांत रहे, उन्होंने ऑब्जर्व किया। और कहीं ना कहीं ये हमको ये बताता है कि कैसे नेपाल के राजा को भी इनडायरेक्टली चाइना से सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि चाइना भी ये बात जान चुका था कि उनकी जो डिप्लोमेसी है, जो कि हमारा एक आज भी सीरीज है बियॉन्ड डिप्लोमेसी, कैसे नेपाल के जो पार्ट बाय पार्ट, टाइम बाय टाइम जो ओली सरकार थी, प्रचंडा सरकार थी, देवो सरकार थी, ये मिलके करप्शन को, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म के साथ और उसको बढ़ाते चले जा रहे थे। और सड़कों पर अब जो जनता वो है आ चुकी थी, और ये जन आंदोलन के तहत अब ये रुकने वाले का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके साथ साथ हम लोग ने ये भी देखा कि कैसे नेपाल की जो ओली सरकार थी उनको भी ये भी पता था कि अगर वो इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो रूप है ये और वायलेंट होता चला जाएगा। तो उनके एक्शंस ने एक और स्पार्क जनरेट कर दिया वहाँ के यूथ में कि अगर उन यूथ की वॉइसेस को सुन लिया गया होता, अगर उनके ग्रीवांसेस के ऊपर एक सॉल्यूशन तैयार किया गया होता, तो शायद आज ये प्रोटेस्ट उस डायरेक्शन में नहीं जाता कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर को भी देश छोड़ के भागना पड़ता, जो कि सेम बांग्लादेश में हुआ, सेम यहाँ पर श्रीलंका में हुआ, सेम पाकिस्तान में हुआ। और कहीं ना कहीं हम लोग को भी पता है कि इसमें US का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो ये एक, और आप सबको पता है कि कैसे एक इंडिया ने कैसे US एड के जो ऑपरेशंस थे उसको कैसे इंडिया में तो खत्म किया ही किया, बट नेपाल में भी साथ साथ खत्म किया। और जितने भी यूरोपियन देश थे, यूरोपियन देश को आपको पता है कि उनका नैरेटिव एकदम फेक रहता है, जैसे कि फेक सेक्युलरिज्म हुआ, फेक आइडियोलॉजी, फेक डेमोक्रेसी हुआ, वो अपने थॉट्स को इम्पोज करने का एक बहाना ढूंढते हैं। और कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशंस और US इन सबको पता चल गया था कि नेपाल में अब गवर्नमेंट बदलने का टाइम आ चुका है। और ये एक मैसेज भी था इंडिया के साथ साथ चाइना के लिए कि हम जो है वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। और नेपाल एक बहुत ही फेमस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रहा है चाइना की पॉलिसी में, और चाइना ये बात अच्छे से समझ रहा है कि अगर नेपाल उनके हाथों से जाता है तो वो ये जान रहे हैं कि अटैक इंडिया पे नहीं बल्कि US का अटैक चाइना पे हो रहा है, क्योंकि US कहीं ना कहीं चाइना के जितने भी नेबर्स हैं, वेदर इट इज इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, उनको ग्रो होते हुए नहीं करने देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि वो कुछ ना कुछ करके चाइना के नेबर्स को डिस्टेबलाइज करे। और सेम इसी के पेरिफेरी में आप देखोगे तो चाइना ये बात चाहता है कि जितने भी उनके नेबर्स रहें वहाँ पे हमेशा शांति बनी रहे, क्योंकि चाइना ने भी सेंट्रल एशिया में यही किया था जब उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। क्योंकि चाइना की आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, वो कभी ये नहीं चाहते कि उनके नेबरहुड में, स्पेशली साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में, एक कहीं भी वायलेंट या फिर कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो जिससे उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़े। और US यही अपॉर्चुनिटी ढूंढ के नेपाल में एक ऐसा रेटोरिक क्रिएट करता है कि कुछ ना कुछ करके नेपाल को एंटी इंडिया ऑपरेशंस और साथ साथ एंटी चाइना बनाने का प्रयास करता है। तो उसके साथ साथ हमने ये देखते हैं दोस्तों कि कैसे इस रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी के तहत, अगर हम वापस आते हैं अपने कंटेक्स्ट पे, तो कैसे नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो टाइम से हमेशा चेंज होती रही और टाइम से सबने मिलके नेपाल की स्ट्रक्चर को फेलियर की तरफ ले जाया गया। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो जेंजी प्रोटेस्ट था वो इस बात से भी था कि जो नेपाल का यूथ माइग्रेट करता चला जा रहा था। आप मानोगे नहीं कि जितने भी नेपाल के जो गवर्नेंस थी, चाहे वो ओली हो, प्रचंडा हो या देविया गवर्नमेंट में हो, इन सब के जो नेपो किड्स हैं या फिर हम लोग कहते हैं कि जो नेपो बेबीज हैं, वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल यूज़ कर रहे थे। उनके आप रील्स देख लो, इनफैक्ट टिकटॉक पे देख लो, सोशल मीडिया पर आप सच्चाई देख लो, तो कोई स्विट्जरलैंड में टूर बना रहा है, कोई इंडिया में वेकेशन या फिर कोई अच्छे यूरोपियन नेशन में वेकेशंस मना रहे हैं या फिर एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहा है। और नेपाल की जनता है वो आम पैसों के लिए भी, एक मेहनत और एक सच्चाई की कमाई के लिए भी बहुत ठोकरें खा रही है। और इस ग्रीवांस को कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला नहीं था। और यहीं पे शुरुआत होती है जो काठमांडू के मेयर की और साथ ही साथ बलेन शाह की, कि कैसे इन्होंने इस मूवमेंट को एक तरह से एक रास्ता दिखाया, एक डायरेक्शन दी और एक सिंबॉलिक जेस्चर दिया कि नेपाल की जनता क्या चाहती है।
उसके साथ साथ जब हमने ये भी देखा कि कैसे एक नेपाल के जो नेपो किड्स थे, नेपो बेबीज थे, वो एक इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जितनी भी होती थी उसका इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करना, एक एरोगेंट बिहेवियर और बहुत ही डीप डिसकंटेंट जो कि था वो क्रिएट कराते चले जा रहे थे ये लोग नेपाल की जनता में। उसके साथ साथ आप ये भी देखो कि कैसे एक ऑनलाइन हेट, फेक न्यूज़, इन सब का भी कंसेप्ट चलता जा रहा था। तो नेपाल के पास दो प्रॉब्लम थी, एक वहाँ की यूथ की बातों को दबाया जा रहा था, उनको सुना नहीं जा रहा था, साथ ही साथ जो वो बातें सोशल मीडिया पे रख रहे थे उसको बैन किया जा रहा था। इसमें यूएस ने खुल के रोल प्ले किया है, जो सेम उन्होंने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस और श्रीलंका में राजापक्सा के साथ भी किया, और सेम इन्होंने अब नेपाल में भी किया है। और चाइना भी ऑब्जर्व कर रहा था, बिकॉज चाइना वॉज नेवर इन फेवर ऑफ टेकिंग एनी स्टैंड, बिकॉज चाइना भी अपना जो आइडियोलॉजी है वो खुल के सामने नहीं रखता, इट ऑलवेज वेट फॉर काउंटर मेजर्स, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियोस में दिखाया था। तो ऑलरेडी जैसे वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो बहुत ही फेलियर और बहुत ही परेशान था, और इस केस में जो टूरिज्म और जो मार्केट थी वहाँ की, उस पर भी ब्लैंकेट बैन लगता चला जा रहा था। नेपाल की जनता की जो फ्रीडम है वो छीनी जा रही थी। और इतिहास आप सबको पता है, गवाह है कि नेपाल की अगर जनता, नेपाल के जो यूथ है, अगर जब जब वो सड़कों पर आए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो रजवाड़े रहे हैं या बहुत अच्छी जो गवर्नमेंट रही है उनको हटा दिया है, और बहुत ही कम दिनों में उन्होंने ये काम किया है। उसके साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि 2015 में जब नेपाल में अर्थक्वेक आता है तो एक हामी नेपाल नाम का एक मूवमेंट शुरू होता है। हामी नेपाल दोस्तों एक सुदम गुरुंग जी की एक मूवमेंट थी, जिसमें जब 2015 के बाद नेपाल में अर्थक्वेक आया तो कैसे एक बहुत ही यंग यूथ ने एक एनजीओ टाइप का ट्रस्ट बनाया, और उसको लेकर उन्होंने नेपाल की जनता की जितनी पॉसिबल मदद हो सकती थी उतनी पॉसिबल मदद करी, और नेपाल की जो एक इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए भी गांव-गांव जाके, शहर जाके, और जो स्ट्रक्चरली जो चेंजेस ला सकते थे वो उन्होंने अकेले और इस हामी नेपाल मूवमेंट के साथ शुरू किया। और जब हामी नेपाल को भी ये लग गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को, कि उनके संग भी उनको भी ठगा जा रहा है इस कंट्री में, तो कहीं ना कहीं यूथ में भी इस प्रोटेस्ट को लेके एक स्पार्क आ गया, और वो स्पार्क अब रुकने वाला नहीं था। और हामी नेपाल के साथ साथ ये स्पार्क, ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि वहाँ पे फाइनली नेपाल के जो पीएम थे ओली जी, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा, और नेपाल की जनता को अब अपना एक फ्यूचर पीएम चुनना पड़ा। अभी जो हालिया रिपोर्ट आई, हम सबको पता चला है कि वहाँ की जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रही हैं उन्होंने नेपाल की कमान को उनको सौंपा गया है, और एक तरह से ये भी है कि बलेन शाह को गवर्नमेंट नहीं सौंपती। तो दोस्तों अब हमको ये पता चला है कि कैसे नेपाल की जो प्रॉब्लम थी उसका जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो वहाँ के लोग हैं, उनमें कैसे डिसइल्यूजनमेंट आया। और अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो प्रो चाइना पॉलिसीज़ हैं वहाँ की गवर्नमेंट की, या प्रो वेस्टर्न नेशंस जैसे कि प्रो यूएसए है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रो इंडिया, क्या इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है आने वाले टाइम पे इंडिया नेपाल रिलेशनशिप में, या साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में। तो अब हम लोग को ये पता चल चुका है कि नेपाल की जो आने वाले टाइम में जो उनके डिसीजंस होंगे वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेंगे इंडिया नेपाल के साथ साथ उनके रिलेशनशिप बाकी वेस्टर्न नेशंस के साथ साथ भी। और अगर हम लोग किसी भी तरह से हेल्प करना चाहेंगे वेस्ट नेपाल की, तो हम लोग एक जो कह सकते हैं डिप्लोमेटिक मैन्योवर वो बता सकते हैं नेपाल को, कैसे जो यूएस है वो बांग्लादेश, श्रीलंका, और कैसे उन्होंने नेपाल में एक रजीम चेंज किया, और कैसे वो साउथ एशिया में डिप्लोमेटिकली और बहुत ही स्ट्रेटजिक वे में और टैक्टिकल वे में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चाइना की पेरिफेरी को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, तो हम ये नैरेटिव चाइना के साथ भी प्ले कर सकते हैं कि कैसे इंडिया और चाइना एक साथ आ सकते हैं यूएस के इस नैरेटिव को डिफ्यूज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो यूएस ने काम किया है, ये साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया जितने भी देश हैं इनको और करीब ला सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो हमारा सार्क है, जो कि अब इस तरह से काम नहीं चल रहा है उसमें, या बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कहीं ना कहीं ये और जो हमारा चाइना का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं एक नया मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर हमको देखने को मिले, जिसमें चाइना अपनी पेरिफेरी स्पेसिफिकली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक वे में काम करेगा। और यूएस की जो पॉलिसीज़ होती है जिनके द्वारा ये रजीम चेंज कराते हैं, या फिर डिप्लोमेटिकली उसको शैटर करते हैं, या फिर अगर उनको कुछ भी नहीं मिलता है तो वो जो वहाँ का जो रजीम है उसको ही डिग्रेड कर देते हैं, इन सब पे कंट्रोल होगा। उसके साथ साथ जो नेपाल के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, गवर्नेंस रिफॉर्म है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, इन सबको इम्प्लीमेंट करने का भी अब टाइम आ चुका है, और हमको ये देखने को भी मिलेगा। साथ ही साथ हमको ये भी देखने को मिलता है कि कैसे एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा गेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं क्रिएट करता, और एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करता है जिसमें नेशंस को अपने गवर्नमेंट को भी लूज करना पड़ता है। और सेम हमने देखा था कि कैसे सोशल मीडिया की जो स्ट्रैटेजी वो अरब स्प्रिंग 2011 में हुई ट्यूनीशिया से, और ख़त्म होती है सीरिया में 2025 में। हमने ये भी देखा कि कैसे सोशल मीडिया से आईसिस, जिसको इस्लामिक स्टेट था, कैसे उसमें
उन्होंने अपना सोशल मीडिया का यूज़ करके भी एक बहुत ही जो ग्लोबल ऑर्डर था उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे नेपाल में जो काठमांडू है, जो काठमांडू की वैली है, वहाँ पे कैसे यूएस ने अपने एसेट्स को नर्चर कर रखा है और अब टाइम आ चुका है उन एसेट्स को डिफ्यूज़ ऑफ करने का, और नेपाल इसको बहुत ही अच्छे से करने पे सक्षम है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे जब बैन हो रहा था, तो मेटा की जो एजेंसीज थी, जैसे कि ये है हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन्होंने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो करने से मना कर दिया था कि बाय नॉट अपॉइंटिंग अ ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर। बट वाइस वर्सा अगर हम चाइना को देखें, तो चाइना ने जो उनकी ऐप है टिकटॉक, उसके लिए उन्होंने एक अपना ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया और सोशल मीडिया को भी कहा कि हम इसको कभी भी हेट्रेट या जो उसके लिए एंटी गवर्नमेंट रेटोरिक के लिए यूज़ नहीं होने देंगे प्लेटफॉर्म्स को। साथ ही साथ ये भी बोला कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को वो कंप्लाई भी करेंगे। उसके साथ साथ जो नेपाली जो बिजनेसेस होते हैं, जिनकी हमेशा से एक पहले डिपेंडेंसी क्रिएट कराई दी जाती है कि जो आपके बिजनेस हैं वो हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और जो ट्विटर है, इन सब से काफ़ी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और उस डिपेंडेंसी को क्रिएट कराने के बाद उसको बैन कर दिया जाता है इन ऐप्स को। तो ऐसा भी नहीं होगा फ्यूचर में। नेपाल गवर्नमेंट अब समझ चुकी है और अपने रेगुलेशंस को प्रॉपरली अब वो मैनेज करने के रास्ते पर है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे जो नेपाल की यूथ की ग्रीवांसेस हैं, वो कैसे हम लोग देखते हैं कि सिमिलैरिटी उनको मिलती है जो इंडिया का स्टेट पंजाब या बिहार है, जहाँ पर लोगों का माइग्रेशन जो एक्सोडस होता है वो क्लास 10th उन्होंने कंप्लीट नहीं किया होता, बट उनको पता चल जाता है। जैसे पंजाब में कहा जाता है कि अगर आप 10th भी कर ली हो तो ठीक है, अब आप फॉरेन जॉब, भले आप कनाडा में कुछ भी कोई मीनियल काम कर रहे होगे बट आप जाओ। सेम बिहार में भी जैसे एक कल्चरल वेव चलती है कि आपको माइग्रेट करके दूसरे शहर जाना है इनकम या जॉब्स के लिए, सेम नेपाल का भी यही हाल था कि उनके यहाँ भी जो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो गई थी, जिससे उनको माइग्रेशन करने के साथ साथ बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो मैं देखता हूँ आने वाले टाइम पे नेपाल के इन सब पॉइंट्स पे कि कैसे नेपाल वर्क अपॉन करेगा और इन सब चीज़ों से अब आगे बढ़ेगा। और जो एक नया कंसेप्ट आया है नियो कॉलोनियलिज्म का, जैसे हमने देखा था सोशल मीडिया के तहत यूएस ने सेम कंसेप्ट को यूज़ किया था, इस पे भी एक एंड होने का चांस मुझे दिखता है कि कैसे नेपाल, जो कि एक पहले फ्यूडलिस्टिक स्टेट था, अब वो एक सोशलिस्टिक स्टेट पे आने का जिसने प्रयास किया, अब उन सब चीज़ों को समझेगा और अपने लिए एक नया रास्ता बनाएगा। और तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या अब आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को फर्दर ग्रो